हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की हिंदी की एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। ये कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। इस कहानी में इन्होंने अपने बचपन के बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि उनका बचपन कैसा था, उन्होंने कैसा बचपन बिताया है, क्या वो करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या खेलते थे, वो सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया है। और उनका बचपन और हमारे बचपन में, आप लोगों के बचपन में क्या अंतर है वो बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि वो उम्र में बहुत बड़ी है और उनके परिवार में, उनकी फैमिली में सब लोग उन्हें जीजी कहते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे रंग नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये जो लेखिका है कृष्णा जी क्या बता रही हैं कि अब वो एज में बड़ी हो गई हैं। उन्हें फील होने लग गया है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब मुझे डार्क कलर्स पहनने का मन नहीं करता। मेरे को मन करता है कि मैं लाइट कलर्स पहनूं, है ना। और वो क्या कह रही है कि मैंने अपने बचपन में, क्या बता रही है कि उन्होंने अपने बचपन में बहुत कलरफुल कपड़े पहने हैं और बहुत डिफरेंट तरह के कपड़े पहने। उन्होंने फ्रॉक भी पहनी है, निकर भी पहने हैं, शर्ट भी पहनी है, लहंगे, गरारे, ये सब चीज़ें उन्होंने पहने हैं। लेकिन अब क्या पहनती हैं वो? अब वो चूड़ीदार पहनती हैं और घेरदार कुर्ते। घेरदार कुर्ते मतलब जैसे आजकल लड़कियां पहनती हैं अनारकली सूट, आपने अपनी मम्मियों को भी देखा होगा अनारकली सूट पहनते हुए, उन्हें बोल रही हैं वो घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। तो अब यहाँ वो अपने जो बचपन के जो वो कपड़े पहनती थी उनको याद कर रही है, उनके बारे में बता रही है कि वो कैसे कपड़े पहनती थी। तो वो बता रही है उनके पास एक ब्लू कलर की फ्रॉक थी जिसपे येलो कलर की लाइन स्ट्राइप्स बनी हुई थी, धारियाँ बनी हुई थी। एक गोल कॉलर की फ्रॉक थी और बाजू पर भी, बाजू मतलब स्लीव्स, स्लीव्स पर भी गोल कफ थे। और एक उनके पास एक हल्के गुलाबी रंग मतलब लाइट पिंक कलर का एक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था। चुन्नटों वाला मतलब जिसमें बहुत फ्रिल्स हैं, बहुत उसमें बहुत घेर है। और उसमें बता रही है कि उसमें फ्रॉक में नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। और फिर क्या बता रही है, जब उनका टाइम था, जब वो छोटी थी, तो उस टाइम में फ्रॉक में एक ऊपर पॉकेट होती थी, जेब, जिसमें रुमाल रखते थे। और बालों में क्या लगाते थे वहाँ उनके टाइम में बच्चे? उनके टाइम में सब बच्चे बालों में कलरफुल रिबन लगाते। आपने देखा होगा पुरानी किसी फोटोग्राफ्स या पुरानी मूवीज देखें तो बालों में रेड कलर का रिबन या वाइट, ब्लू, जिस भी, तो वो अपने ड्रेस से मैचिंग का रिबन लगाती थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोट। अब ट्यूनिक क्या होता है? गर्ल्स की एक ड्रेस होती है
जिसमें अंदर एक शर्ट होती है, उसके ऊपर एक लॉन्ग एक पहनने का होता है, फ्रॉक सॉर्ट ऑफ, वैसा, उसे ट्यूनिक कहते हैं। तो उसके वो कलर्स बता रही हैं कि चॉकलेट कलर और वाइट प्याजी कलर का था, दूसरा ग्रे और वाइट का था। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो यहाँ क्या बता रही हैं जो लेखिका है अपने बचपन का, कि उनके बचपन में उनके घर का एक रूल था कि अपने सॉक्स सब खुद अपने आप धोएंगे। सॉक्स किसी नौकर नौकरानी को नहीं दिए जाएंगे धोने के लिए। ये एक स्ट्रिक्ट रूल था, सख्त मनाही थी, मतलब बिल्कुल मना था ये काम करने के लिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं। इतवार मतलब संडे, संडे को हिंदी में बोलते हैं इतवार। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो वो बता रही है कि संडे को उन लोगों का क्या रूटीन होता था कि हर संडे उन लोगों को एक तो अपने सॉक्स धोने होते थे, दूसरा उनको अपने जूते पॉलिश करने होते थे। तो बता रही है जूते कैसे, जूते कभी पॉलिश किए तो देखिए, जितना आप पॉलिश लगाने के बाद उसको रगड़ेंगे ब्रश से या कपड़े से, उतना उनमें शाइन आएगी। वो यही बता रही हैं कि जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अभी इसमें यहाँ पर बता रही हैं ये लेखिका कि उन लोगों को क्या कहते हैं, उन्हें बूट पॉलिश करना, शू पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता। लेकिन कह रही है आजकल तो बहुत नए नए तरीके के जूते आ गए हैं, और पहले के कंपैरिजन में आजकल के जूते ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आरामदेह हैं। बोले जब उनके टाइम में नए जूते मिलते थे तो इतने आरामदेह नहीं होते थे। तो जब नए जूते पहनते हैं तो बहुत बच्चों को, बड़ों को अक्सर पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो बता रही है कि उनके टाइम में जैसे शूज़ होते थे, तो अक्सर नए शूज़ जब भी पहनते थे पैरों में छाले पड़ ही जाते थे। तो वो बोल रही हैं कि जैसे ही नए जूते आए तो समझ लो जूते पहनना शुरू करेंगे तो पैरों में छाले पड़ेंगे, तो उसका पहले से ही इलाज ढूंढना शुरू करना पड़ता था कि भैया यही पहन, छाले पड़ेंगे तो ये काम करना है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तब वो एक इलाज बता रही हैं उनके ज़माने का, कि उनके टाइम में वो लोग क्या करते थे, जब नए जूते पहने और छाले पड़ गए, वो क्या करते थे, हमेशा जो है एक रुई अपने साथ रख के जाती थी। और जब भी नए जूते पहन के जा रही हैं और सपोज छाला पड़ गया, तो जहाँ छाला पड़ा है वहाँ सॉक्स के अंदर वो रुई रख ली, जिससे कि वो जूता उस जगह आपकी स्किन पर ना रगड़े और आपको दर्द ना हो और आप आराम से चल पाओ। तो वो ये इलाज करती थी। वो कह रही हैं, बता रही हैं कि हमारा उनका जो बचपन है और आप बच्चों का बचपन जो है उसमें बहुत फर्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल का या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। गंध मतलब खुशबू, स्मेल। अब सैटरडे का रूटीन बता रही है, पहले संडे का रूटीन बताया उन्होंने, अब बता रही है सैटरडे। सैटरडे को उनके यहाँ क्या होता था कि उनके यहाँ उन लोगों को उनके पेरेंट्स क्या पिलाते थे, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उनके पेरेंट्स उनको पिलाते थे। लेकिन कैस्टर ऑयल जो है उसकी स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और ऑलिव ऑयल का स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती, लेकिन टेस्ट में थोड़ा अलग होता है, तो वो पीना इतना आसान नहीं होता। तो यहीं पर वो बोल रही हैं यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, तो सुबह से ही मेरी नाक में उसकी स्मेल आने लगती थी और लगता था अरे यार अब ये पीना पड़ेगा, ये इतना गंदा ये ऑयल।
छोटे छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगी। मितली मतलब उल्टी जैसा फील होना। तो वो जिसमें छोटे छोटे ग्लास क्या बता रही है, वो शीशे के ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दवाई होती है, दवाई के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसमें मेजरमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे 0.5 ml या उससे 5 ml 10 ml, जितनी दवाई पीनी है उसकी मार्किंग होती है। तो उसमें जितना डॉक्टर बताता है मेजर करके दवाई लेते हैं। ऐसे ही बता रही है, इनके घर में प्लास्टिक का तो नहीं, कांच का एक ग्लास था जिस पर ठीक खुराक के लिए मार्किंग लगी हुई थी। तो बोल रही है, मैं जैसे ही उस ग्लास को देखती थी मुझे उल्टी जैसा फीलिंग होता था, क्योंकि उस ग्लास में उनके पेरेंट्स वो ऑयल डाल के मेजर करके उनको पिलाते थे, और ऑयल उन्हें पीना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मैं वो देख के मुझे बहुत उल्टी वाली फीलिंग आती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो क्या कह रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऑयल नहीं भी पिया जाता बचपन में, उनके पापा मम्मी इतना फोर्स करके नहीं भी पिलाते, तो भी सही रहता, हेल्थ में कुछ ऐसा फर्क पड़ता नहीं, हेल्थ ठीक ही रहती है उनकी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। दिलचस्पियां मतलब इंटरेस्ट। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। अब वो दोनों टाइम का कंपैरिजन बताएंगे, उनके बचपन में कैसा होता था और अब आप लोगों के बचपन में आप लोग क्या क्या देखते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ वो क्या बता रही है कि पहले उनके टाइम में बचपन में टीवी रेडियो नहीं थे, ग्रामोफोन होते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। अब वो क्या क्या बता रही हैं कि उनके उनके ज़माने में, उनके बचपन में आइसक्रीम नहीं होती थी, बाजार में क्या बिकता था, कुल्फी बिकती थी। अब तो आजकल देखा है आपने, सब अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इतने सारे। और पहले ये सब फ्लेवर नहीं, सिर्फ कुल्फी, एक सिंपल कुल्फी मिलती थी। और पहले क्या नाश्ते में क्या मिलता था, कचौड़ी समोसा। अब क्या कह रहे हैं, अब उसकी जगह क्या ज्यादा चल गया है, पैटीज। वो बोल रहे हैं कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। फलों का बता रही हैं, शहतूत और फालसे और खस के, फलों का नहीं, शरबत का बता रही हैं। शहतूत और फालसे और खस के शरबत अब कोक पेप्सी में। बोल रहे पहले ये सब शरबत होते थे, शहतूत का शरबत, फालसे का शरबत, खसखस का शरबत। पहले कोक और पेप्सी नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में कोई ये शरबत नहीं पीता, सब कोक और पेप्सी ही पीते हैं। वो बोल रही उन दिनों कोक नहीं होती थी, या फिर लेमनेड। लेमनेड मतलब शिकंजी को बोलते हैं लेमनेड। लेमनेड मिलती थी और विम्टो मिलती थी। उस जमाने की एक ड्रिंक होती थी विम्टो का, उसके बारे में बता रही हूँ। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली हो। बता रही है पहले वो क्या खाती थी, एक वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट के नाम है, वहाँ पर एक चॉकलेट पेस्ट्री मिलती थी, वो उन लोगों को बहुत पसंद थी इस समय के बच्चों को। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। बता रही है वो लोग क्या काम करते थे, उन लोगों को एक काम दिया जाता था कि मॉल से, शिमला मॉल से जाके उन लोगों को ब्रेड लानी है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। बता रही हैं जिस शॉप पे वो जाती थी ब्रेड लेने के लिए, वहाँ पर बहुत वैरायटी की पेस्ट्रीज चॉकलेट्स रखती थी। तो जब उस शॉप में घुसती थी तो बोले इतनी अच्छी खुशबू आती थी पेस्ट्री की, तो वो उनकी बड़ी फेवरेट चीज़ थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, सबसे ज़्यादा
मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। स्टॉक मतलब जो इकट्ठा करके रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो ही इकट्ठा करके रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े-खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। साइड बोर्ड क्या है? साइड में उनके बेड के साइड में एक जगह थी जिस पे वो अपनी चॉकलेट्स रखती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेकर मज़े ले ले खाती। अब यहाँ पर वो अपने ज़माने में बता रही हैं कि उनके टाइम में वीक में, हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीदने का परमिशन था। हम आजकल के टाइम की तरह नहीं कि बच्चों का जब मन चाहे तब चॉकलेट खरीद लें। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता है और बता रही हैं कि सबसे सब ब्रदर सिस्टर्स में, सब भाई बहनों में सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी उन्हीं के पास थी। वो क्या करती थी? वो बचा के रखती थी और फिर रात में खाना खाने के बाद आराम से टेस्ट ले लेके उसको खाती थी खूब स्वाद से। शिमला के काफ़ल की बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। अब वो यहाँ पर क्या बता रही है? काफल एक फ्रूट है। बोल रही शिमला में एक फ्रूट था, फल था, उसका नाम था काफल, जो उन्हें बहुत पसंद है। वो उन्हें याद कर रही हैं, कह रही हैं वो भी बड़े याद आते हैं। उनका टेस्ट कैसा था? खट्टे मीठे होते थे। और क्या क्या फल याद कर रही हैं? वो रस भरी याद कर रही हैं, कसमल फल याद कर रही हैं कि जब हम छोटे थे हमारे समय में ये सब फल आते थे जो अब नहीं मिलते हैं। फिर और क्या खाती थी वो? चेस्टनट। चेस्टनट कहते हैं सिंगाड़े को। तो उन्हें सिंगाड़े भी बहुत पसंद थे, भुने हुए या कच्चे हुए, दोनों तरीके से। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। फिर अपने समय का वो एक बता रही है वो और क्या खाती थी? चना जोर गरम। आप लोगों ने भी खाया होगा, एक देखा होगा, एक कोन की शेप में कागज को रोल करके उसके अंदर वो चने में खूब मसाला वगैरह डाल के बेचते हैं। बहुत टेस्टी होता है वो, चटपटा एकदम। तो वो उन्हें वो खाना बहुत पसंद था। तो यहाँ पर पहले बता रही है पुड़िया बनाना, ये कागज का जो कोन बनाना बोलते इसमें भी बड़ी कला थी। ये बड़ा इतना इजी नहीं था एकदम इस तरह से बनाना कि नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा। तो उसमें जो है चना जोर गरम मिलता था और उन्हें खाना बहुत पसंद था, वो उनका एक फेवरेट आइटम था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। बुरकवाते मतलब छिड़कवाते, स्प्रेड करना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। और बता रहे हैं कि वो जब घूमते थे वहाँ पर, गिरजा मैदान जो एक जगह था, वहाँ पर वो खाते जाते और घूम रहे थे, घूमते जाते, उन्हें बहुत मज़ा आता था उसमें, बहुत इंजॉय करते थे उस चीज़। छुट्पन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। अब शिमला में एक जगह है शिमला रिज। तो बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो वो वहाँ पर घोड़ों की सवारी करती थी। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर करें। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अब वो जहाँ अपना शिमला को यहाँ पर विस्तार से बता रही है कि कैसा था उनका। रंग बिरंगे शाम को गुब्बारे दिखते थे, सामने एक पहाड़ दिखता था जिसका नाम है जाखू, जाखू का पहाड़। ऊंचा चर्च, एक चर्च था,
और चर्च की घंटियों की आवाज़ दूर तक जाती थी और वो बहुत मधुर लगती। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। अब शिमला में क्या क्या बता रही हैं वो, अब शाम वो बता रही है, अब शाम का समय हो गया है, शाम हो गई है, जो है सूर्य जो है सूरज ढल रहा है। तो जब सूरज ढलता है तो आपने देखा होगा आसमान में हल्का पिंक कलर का हो जाता है स्काई। तो गुलाबी सुनहरी धारियां बोला गया है सूरज की, जो जब सेट होता है तो उसकी जो सनरेज होती हैं वो हल्की गोल्डन कलर की हो जाती है। मतलब नीले आसमान पे, ब्लू स्काई पे वो बहुत सुंदर लग रही हैं। दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है तो पहाड़ जो है अंधेरा दिखता है। तो मुखड़े गहराने लगे से मतलब है कि मुखड़े गहराने लगे से मतलब है कि वो अंधेरा होता जा रहा है, तो अब पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी और सारा पहाड़ जितना था वो सब अंधेरा काला हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। और जितने घर थे उन पहाड़ों पर, उनमें जब लाइट जलती है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे एकदम बत्तियां इनसे टिमटिमा रही है, शाइन कर रही है लाइट। रिज पर की रौनक, रिज शिमला रिज जो है वहाँ पर रौनक जो होती है शाम को, जो लाइटिंग होती है और मॉल की दुकानों की चमक। मॉल रोड जो है उसमें जब दुकानें रात में खूब एकदम बहुत, वहाँ पर एकदम माहौल एकदम अलग हो जाता है, बहुत रौनक रहती है। तो उसके बारे में ये लेखिका बता रही है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। और शिमला में एक जगह है स्कैंडल पॉइंट, वहाँ पर खूब भीड़ हो जाती है और खूब चहल पहल हो जाती है शाम होते ही। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। और बता रही हूँ जो स्कैंडल पॉइंट था उसके सामने एक दुकान थी, उसमें एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब यहाँ पर नीचे की लाइनों में उस मॉडल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में विस्तार से बताया है कि वहाँ पर पटरियाँ बनी हुई थी, छोटे छोटे डिब्बे बना रखे थे ट्रेन के, और पूरा स्टेशन बना रखा था जिसकी लाल टीम थी, और उसके और वहाँ सिग्नल भी बना रखा था। तो वो मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है कि वो जो मॉडल था वो कैसा बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसी स्पीड उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब क्या बता रही हैं इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में वो बता रही हैं हवाई जहाज के बारे में, कि जब भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग बच्चे ही होते हैं, आप घर में बैठे हो, बाहर एकदम हवाई जहाज जाने की, एरोप्लेन जाने की आवाज़ आती है तो दौड़ के बाहर जाते हैं ना देखने के लिए कि आवाज़ किसकी है। तो बता रही है हम भी ऐसे दौड़ के बाहर जाते थे देखने के लिए। और हवाई जहाज कैसा लगता था उन्हें? एक भारी भरकम पक्षी जैसा उन्हें लगता था, जैसे एक भारी भरकम पक्षी पंख फैलाए उड़ के जा रहा है। और वो इतनी स्पीड में जाता था कि 2 सेकंड में वो गायब। अब वो आगे बता रही हैं कि ये जो मॉडल वाला शॉप थी उसके साथ में ही एक और दुकान थी जहाँ पर उनका चश्मा बना था। और बता रही है वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। मैं अपने छोटे भाई, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में? ऐनक? ऐनक मतलब चश्मा। दूध पिया करो।
मैं डॉक्टर साहेब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब वो क्या बता रही हैं, तो जब उनको चश्मा लगा तो शुरुआत में उन्हें बड़ा अजीब लगा चश्मा लगाना, क्या आँख में लगा दिया है। आदत नहीं होती तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, अनकंफर्टेबल लगता है। तो जितने भी लोग उन्हें देखते थे, मिलते थे और उन्हें चश्मा लगाए देखते थे, तो पूछते थे आँखों में कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है? इतनी छोटी एज में, इतनी कम उम्र में तुम्हें चश्मा लग गया है? और फिर सब सलाह देने लगते थे, दूध पिया करो। तो बता रही हैं कि जब लोग मुझे सलाह देते थे दूध पिया करो, तो बोलती जो डॉक्टर ने मुझसे कहा था मैं वही उनको बोल देती थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। मतलब मैं भी उन सब लोगों को वही बोल देती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा विश्व आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब वो यहाँ पर क्या बता रही है कि डॉक्टर साहब ने तो मेरे से बोला था कि चश्मा